हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवनों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ लिया है, साउथ अमेरिका में चलने वाली स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ लिया है, और इसके साथ ही साथ हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में चलने वाली पवनों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो बच्चे ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पवन के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कंप्लीट कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से विंड्स जो हैं वो चलती हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिएगा, हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे विश्व में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे कि आप जानते हैं इक्वेटर, उसके साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, और इसके साथ ही साथ मकर रेखा की बात करें, ठीक है, ये मकर रेखा की बात करें तो ये तीनों ही रेखाएं इस कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती हैं। यही रीज़न है कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही रीज़न है कि इन क्षेत्रों में लगभग टेम्परेचर हमेशा ही हाई रहता है और उमस भरा क्षेत्र रहता है। ठीक है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी स्थानीय पवनें इस कॉन्टिनेंट में चलती है। तो आई थिंक आप देख पा रहे हैं कि इस कॉन्टिनेंट में 4 जो है मुख्य रूप से लोकल विंड्स चलती हैं, और चारों विंड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिराको विंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सिराको विंड्स। ठीक है, आप देखें, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिराको विंड्स जो है वो एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी में हमेशा प्री और मींस दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सिराको। इसके साथ ही साथ हरमट्टन विंड्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरमट्टन विंड्स भी इंपॉर्टेंट है, और आज हम केवल सिराको और हरमट्टन ही नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ हबूब के बारे में भी देखेंगे कि हबूब विंड्स कैसे जो है जनरेट होती हैं और किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के ये मूव करती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे बर्ग विंड की कहानी। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट जो है चारों विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें, तब जाकर के आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलने वाले स्थानीय पवनों के बारे में आपको कंप्लीट जो है नॉलेज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हबूब विंड्स के बारे में। ठीक है, कौन से विंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? हबूब विंड्स के बारे में। हबूब विंड्स बहुत आसान है, इसको बहुत ईजी वे में समझा जा सकता है। ठीक है, सबसे ईजी वे में समझा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको आपके डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, इसमें सभी कोई कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये देखिए सेंट्रल प्लेट्यू, ठीक है, ये सेंट्रल प्लेट्यू सबको दिखाई दे रहा है। ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? जो है दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल प्लेट्यू। इसी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल भी है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट भी है। ठीक है, सेंट्रल प्लेट्यू में ये जो अफ्रीका महाद्वीप या सेंट्रल प्लेट्यू की बात करें, उसकी वेस्टर्न साइड में, ठीक है, कौन से साइड में? वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी दिशा में एक जलधारा चलती है। एक जलधारा जो है चलती है, इस जलधारा का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो चलने वाली जलधारा है, ध्यान रखिएगा, वो कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, और वहीं पूर्वी क्षेत्र में जो चलने वाली जलधारा है, पूर्वी क्षेत्र में जो चलने वाली जलधारा है, ठीक है, ये पूर्वी क्षेत्र में जो चलने वाली जलधारा है, उसका टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये जलधारा कैसी हो जाती है? ये जलधारा गर्म जलधारा होती है। ठीक है, गर्म जलधारा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस सेंट्रल प्लेट्यू के एक तरफ ठंडी जलधारा, एक तरफ ठंडी जलधारा और एक तरफ गर्म जलधारा बहती है, और सारा का सारा खेल इन्हीं जलधाराओं के कारण जो प्रेशर बेल्ट चेंज होता है उन्हीं का है। ठीक है,
तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां पर गर्म जलधारा बहती है, ठीक है, जहां पर गर्म जलधारा बहती है वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी अधिक होगी। कौन सी प्रक्रिया अधिक होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें शीत ऋतु की, कौन सी ऋतु की बात कर रहे हैं हम? शीत ऋतु की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में क्या होता है कि इसी जलीय क्षेत्र में कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है? लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या है कि ये गर्म जलधारा है, ठीक है। गर्म जलधारा जो है पानी को क्या कर देती है? गर्म कर देती है, ठीक है। पानी को गर्म करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि टेम्परेचर अधिक होगा पानी का, और अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कौन सा बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर डेवलप होगा। वहीं जब सेंट्रल प्लेट्यू पर हाई प्रेशर डेवलप रहेगा, ठीक है, शीत ऋतु है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थल खंड का जो तापमान है वो कम होगा, और अगर स्थल खंड का तापमान कम होगा तो कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा। तो इसी हाई प्रेशर से, इसी सेंट्रल प्लेट्यू में जो हाई प्रेशर बना हुआ है, इसी हाई प्रेशर से जो है तट की ओर चलने वाली हवा को, इसी हाई प्रेशर से जो तट की ओर चलने वाली हवा को ही हम कहते हैं आपका बर्ग विंड। कौन सा विंड कहते हैं? बर्ग विंड कहते हैं, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चूंकि ये स्थलखंड से चलती है इसलिए ये हवाएं, ध्यान रखिएगा, गर्म होती हैं और साथ ही साथ ये हवाएं शुष्क भी होती है, मतलब इनमें आर्द्रता नहीं होता, ठीक है। तो गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, और सेंट्रल प्लेट्यू में जो निर्मित हाई प्रेशर है, सेंट्रल प्लेट्यू में जो निर्मित हाई प्रेशर है वहां से ये हवाएं किधर की ओर जाने लगती हैं? लो प्रेशर की ओर जाती हैं, ठीक है। लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो इन्हीं हवाओं को हम कौन सी हवा कहते हैं? सेंट्रल प्लेट्यू। क्लियर है? तो इसकी एक विशेषता मैं बता दूं कि ये हवाएं जब गर्म और शुष्क होती हैं तो जब सेंट्रल प्लेट्यू से तटीय क्षेत्र की ओर चलती है तो इस तटीय क्षेत्र को भी क्या कर देती है? पूर्णतः गर्म और शुष्क कर देती है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि बर्ग विंड कैसे विंड है। अगर यहाँ से प्रीलिम्स क्वेश्चन जो है पूछता है तो कैसे पूछेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछेगा कि आपका जो बर्ग विंड है वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चलती है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि हबूब विंड्स, या ऐसा भी प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन जो है गर्म और शुष्क होती है, तो आपको बताना पड़ेगा बर्ग विंड। क्लियर है? तीसरा ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पवन जो है तटीय क्षेत्र को गर्म कर देती है, तो आपको बताना पड़ेगा बर्ग विंड, ठीक है। तो इससे ये तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, बट अगर मेंस से पूछेगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये बर्ग विंड है, मैंने यहाँ पर नोट्स भी बना दिया, जो मैंने समझाया है एज इट इज ये लिखा हुआ है। तो आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी वे में ये सारा का सारा चीज जो है समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये गर्म हवा, देखिए लिखा हुआ है कि ये गर्म और शुष्क हवाएं हैं। मैंने पहले ही बता दिया गर्म और शुष्क हवाएं हैं क्योंकि स्थलीय खंड से चल रही है या लैंड सरफेस से चलती हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित केंद्रीय पठार से तट तक चलती है, ठीक है। केंद्रीय पठार से किधर की ओर चलती है? तो तट की ओर चलती है। लेकिन होता क्या है, ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया, बट अगर हाई प्रेशर से अगर इस तरफ भी हवाएं निकलती हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाले फर्स्ट वाले डायग्राम को देखिएगा फिर से सभी। अगर इस हाई प्रेशर से हवाएं अगर इस दिशा में जाएंगी, ठीक है, इस दिशा में जाएंगी तो एक बहुत बड़ा चक्रवात डेवलप करती है, साइक्लोन डेवलप करती है। वो साइक्लोन कैसे डेवलप करती है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये इस क्षेत्र में देखिए ठंडी जलधाराएं बह रही हैं, ठीक है। जब ठंडी जलधारा बहेगी तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर डेवलप होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा। मैंने यहाँ पर लो प्रेशर लिखा है, बट यहाँ पर कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाएगा? टेम्परेचर कम होगा, ठंडी जलधारा है तो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा? हाई प्रेशर डेवलप होगा। और अगर हाई प्रेशर डेवलप हुआ तो ध्यान रखिएगा इस हाई प्रेशर से भी हवाएं किधर की ओर जाएंगी?
आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। इस हाई प्रेशर से भी हवाएं आगे की ओर बढ़ेंगी। बट ये दोनों ही हवाओं में, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर और ये जो सेकंड नंबर, इन दोनों में क्या चेंजेस होगा। तो जो स्थलखंड से आ रही है ना, जो स्थलखंड से आ रही है, जो सेंट्रल प्लेट्यू से आ रही हैं, वो मैंने पहले ही बताया कि वो हवाएं कैसी होंगी, गर्म होंगी, ठीक है। लेकिन जो जल से आ रही है, जो महासागर से आ रही है, वो हवाएं ठंडी होगी, ठीक है। और जब हमने पढ़ा है कि जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो आप बताइए क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वहां पर। तो हम जानते हैं कि जहां पर दो अलग अलग स्वभाव वाली हवाएं मिलेंगी, तो वहां पर डेवलप होता है वाताग्र का। किसका डेवलप होता है? वाताग्र का डेवलप होता है। और वाताग्र यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, कौन सा वाइज चलते हुए? एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए यहाँ पर क्या करेगा? बारिश करेगा और चक्रवाती दशा उत्पन्न करेगा, ठीक है। वर्षा होगी, कौन सी वर्षा होगी? वाताग्री वर्षा होगी, ठीक है। तो यही बर्ग विंड जो है, अगर एक दिशा में चल रही, मतलब अपने पूर्वी क्षेत्र में चल रही है, तो बहुत स्मूथली जो है लो प्रेशर की ओर चले जा रही है। बट अगर अपने क्षेत्र से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, मतलब ठंडी जलधारा की ओर जा रही है, तो वहां पर जो है फ्रंटल साइक्लोन जो है डेवलप कर रही है और वहां का एटमॉस्फेयर भी जो है साइक्लोनिक कर रही है और वर्षा कर रही है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एक वीडियो देख करके हम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं वो चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे सेंट्रल प्लेट्यू पर हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, ठीक है। हाई प्रेशर डेवलप हुआ है और इसी हाई प्रेशर पर डेवलप होने के कारण जब साइक्लोन बनता है, तो मैंने बता दिया था कि एंटी साइक्लोन बनता है। कौन सा साइक्लोन बनता है? एंटी साइक्लोन बनता है, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो है साइक्लोन बनता है। और एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन जो है वो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हुए जो है साइक्लोनिक एटमॉस्फेयर जो है डेवलप करता है और वहां पर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है बर्ग विंड है। अगर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रहा है तो स्मूथली जा रहा है, बट पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा है तो वहां पर साइक्लोन डेवलप कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है इसे किस प्रकार से हम लिखेंगे ये भी हमने बता दिया है। कैसे कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा मैंने ये भी बता दिया है। तो चलिए इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर की कौन सी विंड हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हबूब विंड लिखा हुआ है, ठीक है। ये कौन सी विंड है? हबूब विंड है, ठीक है। हबूब विंड जो है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, बट अगर मेन से पूछ लेगा तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमें तो सभी सिलेबस के सभी टॉपिक को हमें दोनों ही एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना होगा, ठीक है। ये हबूब विंड्स को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हबूब विंड्स जो है वो एक्चुअल में चलती कहाँ पर है? तो ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ही ये देश जो है सूडान लिखा, ये जो देश है वो कौन सा देश है? सूडान है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो है सहारा। क्या है? सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट। तो सहारा मरुस्थल है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर आपका जो सूडान वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है? हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। कौन सा प्रेशर डेवलप होता है? हाई प्रेशर डेवलप होता है। रीजन क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रीजन ये है कि इन क्षेत्रों से होकर के ही, इस क्षेत्र से होकर के ही जो आपकी नील नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? नील नदी गुजरती है। नील नदी के गुजरने के कारण ही, फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होने का कारण समझ लीजिएगा। हाई प्रेशर अगर मरुस्थल में कैसे डेवलप होगा? क्योंकि जहां पर हाई प्रेशर डेवलप होगा वहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और मरुस्थल में क्या टेम्परेचर कम होगा? तो मरुस्थल में तो टेम्परेचर हाई होता है। तो कैसे टेम्परेचर कम हो रहा है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी नदी गुजर रही है? तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से हो करके विश्व की सबसे लंबी नदी
कौन सी नदी है, नील नदी गुजर रही है। और नील नदी के गुजरने के कारण ही वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर कौन सा डेवलप होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। और जब हाई प्रेशर डेवलप होगा तो ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में तो हाई प्रेशर डेवलप होगा आपका सूडान में, बट सहारा का टेम्परेचर हाई होगा, सहारा मरुस्थल का टेम्परेचर हाई होगा और वहां पर डेवलप होगा आपका लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर। अब आप बता सकते हैं कि हवाएं किस प्रकार से चलेंगी, तो ध्यान रखिएगा हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से किधर की ओर जाएंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी। मतलब सूडान वाले क्षेत्र से किधर की ओर जाएगी, सहारा मरुस्थल की ओर चलेगी। लेकिन इस सूडान से चलने वाली हवा को हबूब तो कहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव भी हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये किस प्रकार के जो है प्रभाव करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रभाव को समझना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से ये हवाएं जो है प्रभाव करती हैं। ये देखिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, सहारा डेजर्ट में कभी कभी किसी मौसम में जो है थंडर स्टॉर्म जो है मतलब तड़ित झंझा की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब तड़ित झंझा की स्थिति उत्पन्न होगी तो ध्यान रखिएगा इस तड़ित झंझा वाले क्षेत्र में होता क्या है कि हवाएं जो हैं वो नीचे की ओर उतरती हैं। जब ठंडी हवाएं, ध्यान रखिएगा जब तड़ित झंझा की अगर हम स्थिति की बात करें तो तड़ित झंझा की स्थिति में धरातल पर ठंडी हवाएं जो हैं, ये ठंडी हवाएं जो हैं वो धरातल पर चलने लगती हैं। ठीक है, कैसी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। कहाँ से आती हैं, तो एटमॉस्फेयर से, मतलब वायुमंडल से धरातल की ओर आती है और जैसे ही धरातल से टकराती है तो धरातल के चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, इस दिशा में भी फैलेगी, चारों ही दिशाओं में ये जो है तड़ित झंझा वाली ठंडी इवेंट्स जो हैं फैल जाती हैं। और जैसे ही चारों दिशाओं में ये ठंडी इवेंट्स फैलेंगी तो मैंने अभी आपको बताया कि हबूब विंड्स जो हैं ये आपका सूडान वाले क्षेत्र से आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो हबूब विंड्स है वो तो गर्म हवा है, ठीक है, और इधर से तड़ित झंझा की वजह से ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होगा, एक क्षेत्र से ठंडी हवा मिल रही है और एक क्षेत्र से गर्म हवा मिल रही है। इसका मतलब है फिर से इन क्षेत्रों में क्या होगा, फ्रंटल बनेगा, मतलब वाताग्र की स्थिति बनेगी। ठीक है, फिर से इन क्षेत्रों में कैसी स्थिति बनेगी, वाताग्र की स्थिति बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब वाताग्री वर्षा होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपका हबूब विंड्स है वो भी साइक्लोन डेवलप करती है और साइक्लोन डेवलप करने के बाद जो वेदर बनाती है और वेदर बनाने के बाद जो है प्रेसिपिटेशंस करती हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि किस प्रकार से सूडान से गर्म हवाएं और तड़ित झंझा की वजह से ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं और स्वाभाविक सी बात है दो अलग अलग नेचर की विंड्स मिल रही हैं और टकराने के बाद फ्रंटल जो है डेवलप कर रही हैं, जिसकी वजह से फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस जो अभी मैंने समझाया आपको उसका ही ये डायग्राम बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से थंडर स्टॉर्म जो है मतलब तड़ित झंझा जो है वो ठंडी हवाओं को किधर की ओर भेज रहा है, तो ठंडी हवाओं को वो नीचे की ओर भेज रहा है। नीचे मतलब कहाँ पर, एटमॉस्फेयर से धरातल की ओर भेज रहा है और धरातल की ओर आने पर ये हवाएं जो है चारों ही दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, चारों ही दिशाओं में ये हवाएं जो हैं फैल जाती हैं। ठीक है, और जब चारों दिशाओं में ये ठंडी हवा है और ये हबूब विंड्स लिखा हुआ है, देखिए हबूब विंड्स। ठीक है, ये एक्चुअल में कैसी हवा है, तो ये हवा गर्म हवा है, शुष्क हवा है। ठीक है, अब दो अलग अलग नेचर की हवाएं फिर से यहाँ पर मिल रही हैं, ये गर्म हवा है। तो स्वाभाविक सी बात है जब दो अलग अलग नेचर की हवाएं मिलती हैं तो जिस क्षेत्र में मिलती हैं वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर वाताग्र बन जाता है और वाताग्र बनने के बाद जो है हवाएं जो हैं वो जो है वेदर बनाती हैं, बादल बनाती हैं और दबाव की बारिश करती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते जब हबूब विंड्स चलती हैं तो हमने यहाँ पर देखा भी था कि हबूब विंड्स जो हैं, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में हबूब विंड्स जो हैं
सूडान से किधर की ओर जाती है, सहारा डेजर्ट की ओर जाती है, ठीक है, सहारा डेजर्ट की ओर जाती है। जब सहारा डेजर्ट में चलती हैं तो वो क्या करती हैं, चूंकि ये मरुस्थल में चल रही हैं या रेगिस्तान में चल रही हैं, ध्यान से देखिएगा, सहारा मरुस्थल में जब चलती हैं तो अपने साथ रेत को उड़ाते हुए चलती है, अपने साथ रेत को भी उड़ाते हुए चलती है, ठीक है। जब रेत अगर एटमॉस्फेयर में, अगर वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में रेत उड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसी विंड्स के कारण जो है दृश्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, दृश्यता कम हो जाती है। तो इसे हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये जो आपका वेदर बनाती है, किस प्रकार से वेदर बनाती है, ठीक है। तो देखिए ये हबूब विंड्स है, किस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए किस प्रकार से ये जो है धूल के कणों को और रेत को जो है अपने साथ बहाते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर चल रही है। आप देखिए, जब सहारा डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है, वहां से जब रेत जो है अगर हवाएं लेकर के उड़ती हैं तो किस प्रकार से एटमॉस्फेयर में जो है चेंजेस आता है, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी धूल भरी हवाएं जो है इन क्षेत्रों में चल रही हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए इस क्षेत्र में कैसे ऊपर का आसमान जो है पूरा नीला है, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो ये हबूब विंड्स क्या करती हैं, पूरे धरातल को जो है पूरा डस्ट से भर देती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से धरातल पर जो है आपका जो डेजर्ट में जो रेत होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको अपने साथ जो है ऊपर की ओर लेकर के जाती हैं। और यही हवाएं जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं, ये हवाएं जो हैं, ध्यान रखिएगा कि इन्हीं हवाओं के कारण साइक्लोन डेवलप होगा, ठीक है, साइक्लोन डेवलप होगा। और साइक्लोन डेवलप होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए नीचे की तरफ पूरा का पूरा जो है रेत से भरा हुआ वायुमंडल, और ऊपर का जो वायुमंडल है, अगर हम बादल की बात करें तो बादल वाला जो क्षेत्र है वो नीला रहता है और धरातल पूरा का पूरा जो है धूल से भरा होता है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हबूब विंड्स जो है रेत को अपने साथ उड़ाते हुए चलती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें अगर मीन्स के अकॉर्डिंगली प्रश्न पूछता है तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। अगर हमें मीन्स में प्रश्न पूछेगा तो हमें क्या लिखना है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आपसे मीन्स में प्रश्न पूछेगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है कि ये जो है धूल भरी हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं ये? धूल भरी हवाएं हैं। इसकी गति इतनी अधिक होती है, आपने अभी वीडियो में देखा कि इसे विंड्स ना कहकर के कई जगहों पर ये आंधी का रूप ले लेती है, ठीक है, ये आंधियों का रूप ले लेती है, बहुत तेज बहती है, ठीक है। ये सूडान में चलती हैं। इसके चलने से दृश्यता, मैंने बताया कि रेत के कण, डस्ट पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा हवाओं के साथ बहते हैं, इस वजह से जो है दृश्यता कम हो जाती है। और स्वाभाविक सी बात है, थंडर स्टॉर्म के कारण ये हवाएं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन भी करती हैं। तो ये था आपका हबूब विंड्स के बारे में। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि हबूब विंड्स क्या है। चलिए देखते हैं इसके बाद कौन से विंड्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। हबूब विंड्स के बाद जो है हमें पढ़ना है, हमें देखना है कि हरमट्टन विंड्स, ठीक है। आई थिंक सभी जानते होंगे कि हरमट्टन विंड्स जो है प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। किस प्रकार की विंड्स है? अक्सर हम जानते हैं कि ये जो है इसी पवन को हम डॉक्टरी पवन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आखिर क्या रीजन है कि इसे डॉक्टरी पवन कहते हैं, इसे समझना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आते हैं पीछे। देखिए ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में ये आपका जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा इक्वेटर है ना। और इसके साथ ही साथ मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ से इस कॉन्टिनेंट से तीनों ही इंपॉर्टेंट जो है लाइन क्रॉस करती हैं। चलिए अब देखिए, विषुवत रेखा पर जो है वर्ष भर तापमान अधिक होता है, ठीक है। वर्ष भर इन क्षेत्रों में क्या होगा? तापमान अधिक होगा। ध्यान से देखिएगा, विषुवत रेखा पर वर्ष भर तापमान अधिक होगा। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में लो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। कौन से क्षेत्र हैं ये? विषुवत रेखा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। अब जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में जलीय सतह भी है, मतलब आपका वाटर सरफेस भी है।
इसी वजह से इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है वो शुष्क ना हो करके पूरा का पूरा उमस भरा क्षेत्र रहता है, जिसे हम कहते हैं आर्द्रता वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कभी लाइफ में जाएं तो आपको यहाँ पर फीलिंग्स आएगा कि टेम्परेचर भी बहुत हाई है और काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा जो है वेदर है। ठीक है, बहुत आर्द्रता सा, मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पर अधिक है। ठीक है, यही रीज़न है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जब इस प्रकार का वेदर डेवलप होता है, हम बात करें ये वेदर जो है मेनली मार्च और सितंबर महीने में डेवलप होता है। इसी समय को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, इसी समय को हम कहते हैं इक्विनॉक्स, या इसी को कहा जाता है हिंदी में विषुव। ठीक है, विषुव के समय में ही विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अन्य समयों से भी अधिक होता है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में आर्द्रता जो है भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा प्रेशर डेवलप रहता है? हाई प्रेशर डेवलप रहता है। ठीक है, हाई प्रेशर डेवलप रहता है। अब होगा क्या कि यहाँ पर हाई प्रेशर से हवाएं किधर की ओर जाने लगेंगी? लो प्रेशर की ओर जाने लगेगी। चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है, चूंकि ये गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है। और फेरल्स ने कहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने दिशा से किधर की ओर मुड़ जाएंगी? बाईं ओर मुड़ेंगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ेंगी। यही रीजन है कि यहाँ से हवाएं जो है अपनी दिशा से चलते हुए किधर की ओर आ जा रही हैं? बाईं दिशा में मुड़ रही हैं। यहाँ से हवाएं जो है बाईं दिशा में मुड़ करके जा रही है। याद रखिएगा, स्थल खंड से चल रही है, इसलिए ये हवाएं जो हैं गर्म तो होती ही हैं, लेकिन लैंड सरफेस स्थलखंड से चल रही है, इस वजह से ये हवाएं साथ ही साथ शुष्क भी होती हैं। कैसी हवाएं होती हैं? शुष्क भी होती हैं, मतलब इनमें आर्द्रता नहीं होता है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो गर्म होती हैं और दूसरी शुष्क होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात और मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये हवाएं जहाँ से बहती हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा डेजर्ट है ये? सहारा मरुस्थल है। इसका मतलब है सोने पे सुहागा हो रहा है। एक तो विंड ऑलरेडी गर्म है, दूसरा जो है मरुस्थल के ऊपर से चल रही है, रेत के ऊपर से चल रही है। इसका मतलब है विंड्स का टेम्परेचर और भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि इस विंड्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कीजिए कि विंड्स जो है कितनी गर्म होगी। ठीक है, अब ये शुष्क विंड्स जैसे ही आर्द्रता वाले क्षेत्र, मतलब विषुवत रेखा के करीब पहुंचती हैं, जैसे ही ये विंड्स जो हैं विषुवत रेखा के करीब पहुंचती हैं, तो यहाँ के टेम्परेचर को तो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन एक काम जो है यहाँ बहुत अच्छा करती है, वो ये है कि यहाँ पर जो चिपचिपा सा मौसम रहता है, जो आर्द्रता भरा मौसम रहता है, उमस भरा मौसम रहता है, उसको आर्द्रता को नष्ट कर देती है। क्यों नष्ट कर देती है? चिपचिपापन को क्यों नष्ट कर देती है? रीज़न है कि ये हवाएं काफ़ी ज़्यादा शुष्क होती है, और आर्द्रतापन अगर नष्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, मतलब सूखा क्षेत्र हो जाएगा, मतलब जो है शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। तो पहले जब आर्द्रता वाला समय रहता है तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, इस बेल्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ये जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो है मानसिक स्तर जो है, मानसिक स्थिति जो है वो चेंज हो जाता है, या हम कहें डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप भी देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ भारत में अप्रैल मई का समय रहता है, या जून भी हम कंसीडर कर सकते हैं, तो इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है, और साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उमस भरा सा समय रहता है। और इस समय में काफ़ी ज़्यादा उमस होने के कारण चिपचिपाहट सा शरीर जो है वो हो जाता है। उसकी वजह से इरिटेशन जो है बढ़ जाता है, लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ठीक है, लोग आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्द्रता भरा मौसम जो है कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए क्या है, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से खराब है। ठीक है, यही इन्हीं आर्द्रता भरे मौसम को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर विंड्स चली हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर।
और इसी आर्द्रता को वो नष्ट कर देती है और उस क्षेत्र में क्या कर देती है, उस क्षेत्र को शुष्क कर देती है। मतलब केवल और केवल उस क्षेत्र की उमस को समाप्त कर देती है। गर्मी तो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, बट वहाँ पर उमस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उमस कम होगा तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर लोगों का टेम्परेचर सहने की आदत होती है, लेकिन हाँ, उमस से अगर उसे जो है राहत मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है उनका मानसिक स्तर ठीक होगा। इसलिए इसी विंड्स को गिनी के तट पर, ठीक है, गिनी के तट पर यहाँ के लोगों ने या यहाँ के डॉक्टर्स ने इसे कह दिया कि यही विंड्स के कारण जो है लोगों का मानसिक स्तर जो है अपेक्षाकृत अधिक ठीक हो जा रहा है। इसलिए इस विंड्स को हमने क्या नाम दे दिया, डॉक्टरी विंड्स, ठीक है, डॉक्टरी विंड्स, ठीक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा किस प्रकार से ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। अब देखिए, ये हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर जा रही है तो मैंने बताया दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो अपने दिशा से बाईं ओर मुड़ जा रही हैं, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जा रही है। अब आप सोचेंगे कि बाईं और दाईं कैसे हम क्लियर करें, ये बाईं दिशा की ओर मुड़ है, मतलब लेफ्ट की ओर है या राइट की ओर है, क्लियर है। तो आप देखेंगे ये हमने मुड़ा जो है ये राइट है और इधर लेफ्ट होगा। तो आपके दिमाग में एक डाउट बन सकता है कि सर दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवाएं किधर की ओर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा, और ऊपर कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो अभी हम कौन से गोलार्ध में हैं, अभी हम कौन से गोलार्ध में हैं, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में है, ठीक है। इसलिए ये हवाएं जो हैं बाईं और ना मुड़ करके किधर की ओर मुड़ रही हैं, दाईं ओर मुड़ रही है, ठीक है। तो ये हवाएं दाईं ओर मुड़ी। अब अगर इसकी दिशा आपसे पूछे तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए, कौन सी दिशा में ये हवाएं चल रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो दिशा है ये एक्चुअल में ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन, अगर हम देखें ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन देखें तो उसी प्रकार से ये हवाएं जो हैं चल रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी दिशा हम इंक्लूड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है आपकी ये नॉर्थ ईस्ट से ये हवाएं किधर की ओर चल रही हैं, तो हम बता सकते हैं साउथ वेस्ट की ओर चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से डायरेक्शन भी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चल रही है। अब देखिए, कभी कभी क्या कहता है कि ये हरमट्टन विंड जो है, ये हरमट्टन पवन जो है, ये जो है स्वाभाविक सी बात है डॉक्टरी विंड तो है ही, लेकिन अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछ ले कि हरमट्टन विंड्स जो है कौन सी विंड से, कौन सी परमानेंट विंड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये एक प्रकार का कौन सा विंड है, तो व्यापारिक पवन है, ठीक है। कौन सा पवन है, व्यापारिक पवन है, मतलब ट्रेड विंड है, ठीक है। क्यों ट्रेड विंड कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 30 अंश अक्षांशीय रेखा से ये हवाएं किधर की ओर आ रही हैं, जीरो की ओर आ रही हैं। तो आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं कि अगर इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कि हरमट्टन विंड्स जो है गर्म होती है या जो है मतलब शुष्क होती है या आर्द्रता भरी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हवाएं शुष्क होती हैं। दूसरी बात, ये हरमट्टन विंड जो है कब डेवलप होती, कब चलती हैं, और आपसे पूछा रहेगा कि ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी विषुव, और ऑप्शन डी वर्ष भर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए विषुव के समय में। आपका आंसर क्या होना चाहिए, विषुव के समय में ये हवाएं जो हैं चलती हैं। मैंने यहाँ पर बताया भी था कि ये हवाएं कब चलती हैं, विषुव के समय में या इक्विनॉक्स के समय में चलती हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि इन हवाओं की दिशा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इन हवाओं का दिशा क्या है। अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से किधर की ओर चलती हैं, साउथ वेस्ट की ओर चलती हैं, ठीक है। और चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि इन हवाओं को इनके प्रभाव के आधार पर इन हवाओं को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा
कि इसके प्रभाव के आधार पर ही इसे हम कौन सी विंड्स कहते हैं, डॉक्टरी विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर मेंस में पूछेगा 3 नंबर में तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये सहारा रेगिस्तान में नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से पश्चिमी दिशा में चलती है। ठीक है, पश्चिमी दिशा में चलती है और ये हवाएं गर्म और शुष्क होती है। जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है एज इट इज जो है आपको आंसर राइटिंग में भी लिखना है। जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्णता को और आर्द्रता को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक है, उष्णता मतलब गर्मी और आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी को समाप्त कर देती है और मौसम को बहुत ही ज़्यादा सुहाना बना देती है। और सुहाना मौसम में जो व्यक्ति जिनका चिड़चिड़ापन अधिक हो जाता है वो भी बहुत शांत और कूल हो जाते हैं। इसलिए इस विंड्स को कौन से विंड्स कहते हैं, डॉक्टरी विंड्स कहते हैं। तो आई थिंक आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये विंड्स जो हैं चलती हैं और किस प्रकार से ये विंड्स जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट विंड्स के बारे में देखते हैं कि कौन से विंड्स जो हैं पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है ये सिराको। मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इसमें आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसी विंड्स के कारण जो है ब्लड रेनिंग मतलब खूनी रक्त वर्षा भी होती है। रक्त वर्षा का मतलब है कि वर्षा में जो जल का पानी का कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो रीज़न समझना पड़ेगा, इसलिए चलिए इसको भी हम समझते हैं बहुत आसानी से। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है आई थिंक। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस डायग्राम को जूम करने से आई थिंक आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जूम करके देखते हैं। ये देखिए ये जो आपके सामने, हाँ अब आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। चलिए ये आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका में गर्मी के दिनों में, ठीक है सॉरी शीत ऋतु में, ठंडी के दिनों में क्या होगा कि शीत ऋतु में यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा, सभी जानते हैं टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। और जब हाई प्रेशर जनरेट होगा, ध्यान रखिएगा, जब हाई प्रेशर जनरेट होगा, शीत ऋतु में ही हाई प्रेशर जनरेट हुआ है और शीत ऋतु में ही ये अफ्रीका के चारों ही दिशाओं में, मतलब अगर हम ये जलीय क्षेत्र की बात करें, ये जिब्राल्टर जल संधि है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी है, मतलब भूमध्य सागर है। ये जो जलीय क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन क्षेत्रों में जो है लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, कौन सा प्रेशर डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से किधर की ओर जाने लगती हैं, हाई प्रेशर से ये हवाएं जो हैं लो प्रेशर की ओर जाने लगती हैं। ठीक है, ये अपने दिशा से किधर की ओर घूमेगी, तो ध्यान रखिएगा नॉर्दर्न हेमोस्फेयर है तो दाईं ओर घूमेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हवाएं जो हैं आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, ये एशिया में भी प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर में जब प्रवेश करेगी तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब हवाएं जो हैं सहारा डेजर्ट को क्रॉस करती हैं, जब हवाएं सहारा डेजर्ट को क्रॉस करती हैं तो होता क्या है कि इन हवाओं के साथ सहारा रेगिस्तान का जो डस्ट पार्टिकल है, मतलब जो रेत है, ये हवाएं जो है अपने साथ रेत को उड़ाते हुए क्या करती हैं, आगे की ओर ले जाती हैं। ठीक है, यहाँ से रेत को उड़ाते हुए क्या करती हैं, वो जलीय सतह में लो प्रेशर की ओर लेकर के जाती हैं। ध्यान रखिएगा यही रीज़न है कि जब रेत जो है हवाओं के साथ लो प्रेशर की ओर जाएगा, मतलब लो प्रेशर मतलब जलीय सतह की ओर जाएगा, तो ये हवाएं बहुत ज़्यादा गर्म होती है। रीज़न क्या है, ध्यान रखिएगा, गर्म का मतलब गर्म होती हैं और साथ ही साथ शुष्क होती हैं। शुष्क का मतलब ये हुआ कि इन हवाओं में अभी आर्द्रता नहीं है। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चल रही हैं तो इन हवाओं में
आर्द्रता नहीं है, बट जैसे ही जलीय सतह पर पहुंचेंगी, जैसे ही आपका भूमध्य सागर में पहुंचेंगी, ये क्या करेंगी, वाष्पीकरण करेंगी। मतलब वाष्पीकरण का मतलब हुआ कि जो है ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करेंगी, और जब आर्द्रता ग्रहण करेंगी तो स्वाभाविक सी बात है, ये देखिए आपको ये दिखाई देगा इटली, ठीक है, ये आपका ये क्षेत्र जो है ये है इटली, और इसके साथ ही साथ ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है स्पेन है, ठीक है। तो ये हवाएं जो हैं इटली और स्पेन दोनों ही जगहों पर बारिश करती हैं, ठीक है। ये इटली और स्पेन दोनों ही क्षेत्रों में जो है बारिश करती हैं, और इटली और स्पेन में जब बारिश होगी, आर्द्रता, चूंकि ये हवाएं मेडिटेरियन सी से आर्द्रता ग्रहण कर चुकी हैं, तो ये हवाएं जब बारिश करती हैं तो इस बारिश का जो कलर है ये कैसा रहता है, लाल रहता है। रीजन क्या है रेड होने का, तो ध्यान रखिएगा, बालू को मतलब रेत को जब ये हवाएं उड़ाते हुए लेकर के जा रही हैं तो रेत में आयरन पाया जाता है, और जो आयरन के कारण ही ये हवा, इन हवाओं के द्वारा जब बारिश होगी तो वो बालू मतलब रेत का जो है वो कलर, मतलब आयरन का जो कलर के साथ बारिश हो जाती है, और आयरन का कलर जो है वो रेड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश भी क्या हो जाती है, रेड होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये विंड केवल इटली और स्पेन में ही बारिश नहीं करती हैं, इसके साथ ही साथ ये वाली विंड्स देखिए, ये विंड्स जो हैं ये आपका अटलांटिक ओशन से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, और कभी कभी ये विंड्स जो है यूके में भी बारिश कर देती है, ठीक है। यूके में भी कभी कभी जो है रक्त वर्षा हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर बारिश कर रही है, इटली में कर रही है, स्पेन में कर रही है, और कभी कभी तो यूके में भी कर रही है, ठीक है। इन्हीं विंड्स को जो अफ्रीका महाद्वीप से उत्तर दिशा की ओर चल रही हैं, इसी विंड्स को हम कहते हैं सिराको विंड्स, जिसकी वजह से रक्त वर्षा होती है, ठीक है। अब जिस विंड की जो है अधिक विशेषता होती है या मुख्य विशेषता होती है, या कहें कि अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती है, तो उस विंड्स का जो है अलग अलग क्षेत्रों में नाम भी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस विंड्स का नाम जो है कहां कहां पर कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये विंड्स जो है अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इजिप्ट में अगर हम बात करें, इजिप्ट का मतलब है कि मिस्र की हम बात करें, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, मिस्र की बात कर रहे हैं। तो मिस्र में इसका जो नाम है वो स्थानीय नाम क्या है, खमसीन। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपका खमसीन, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो है लीबिया में, कहां पर, लीबिया में, अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, ये जो देश है वो उत्तरी भाग में है, तो वहां पर इसी जो है सिराको विंड्स को अलग नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है गिबली, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ट्यूनीशिया, छोटा सा देश है, ट्यूनीशिया में इसे क्या कहते हैं, चिली कहते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली बहुत महत्वपूर्ण है कि इजिप्ट में खमसीन कहते हैं, इजिप्ट में क्या कहते हैं, खमसीन कहते हैं, और वहीं लीबिया में क्या कहते हैं, तो लीबिया में क्या कहेंगे, गिबली कहेंगे, और इसके साथ ही साथ ट्यूनीशिया में क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा ट्यूनीशिया में हम इसे क्या किस नाम से पुकारते हैं, तो ध्यान रखिएगा ट्यूनीशिया में हम इसे चिली नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पेन में जो बारिश होती है तो उसे खूनी वर्षा तो कहते ही हैं, लेकिन उस विंड्स को किस नाम से पुकारा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये आपका जो स्पेन है, ये जो आपका स्पेन है, स्पेन में जो बारिश होती है उसी को हम कहते हैं लेविश, सॉरी, जो विंड्स होती हैं, बारिश को तो रक्त वर्षा कहते हैं, लेकिन जो विंड्स होती है उसे क्या कहते हैं, लेविश। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर मैंने नोट्स भी दे दिया है। अब खूनी वर्षा होगी तो जो धरातल पर आयरन, ध्यान से देखिएगा, जब रक्त वर्षा होगी मतलब जब आयरन वर्षा के साथ जब आयरन की मात्रा मिलकर के वर्षा होगी तो रेड कलर की बारिश होगी, लेकिन ये वर्षा बिल्कुल भी धरातल के लिए अच्छी नहीं होती है। रीजन क्या है कि जब धरातल पर बारिश होगी तो वहां पर मिट्टी में
आयरन की मात्रा अधिक हो जाएगी। और मिट्टी में आयरन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर जो अंगूर के फसल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दूसरी बात, इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं उर्वर क्षमता पर भी देखने को मिलता है। तो कई प्रकार के फसल जो है इस रक्त वर्षा के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभाव के रूप में भी हमें लिखना है कि इटली और स्पेन में होने वाली अंगूर की फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं, जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं वो चेंज होती हैं, किस प्रकार से खूनी वर्षा देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आपका जो है ये विंड्स जो है किस प्रकार से आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जहां पर बारिश होगी तो बारिश के साथ आयरन की मात्रा अधिक होती है। देखिए किस प्रकार से ये हवाएं जो है अपने साथ धूल कणों को उड़ाते हुए लेकर के चल रही है। देखिए ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर में किस प्रकार से रेत की वजह से कलर क्या हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है। देखिए आसमान का जो कलर है वो धूल की वजह से पूरा का पूरा रेड हो गया था, और जिसकी वजह से देखिए डस्ट क्लाउड का मतलब ही होता है कि धूल भरी जो है वहां पर बादल छाए रहते हैं। और धूल में भी कौन सा धूल, तो हम बताएंगे कि बालू, और बालू का मतलब है आपका जो है कहीं ना कहीं वहां पर आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है। और आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण ही इन क्षेत्रों में जो बारिश देखने को मिलेगा, यहाँ इन क्षेत्रों में जो बारिश देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बारिश में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रेड कलर की बारिश होती है। ठीक है, ये देखिए रेड कलर का जो बारिश है, इसी बारिश को ही हम कहते हैं, कौन से विंड्स कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसी विंड्स को हम कहते हैं आपका जो है सिराको विंड्स। ठीक है, जो रक्त वर्षा करती है। तो आई थिंक आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि किस प्रकार से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, कौन से ऋतु में जाती है, कौन कौन से फैक्चुअल चीज़ें जो हैं इस विंड्स के अंदर है। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में अगर प्रश्न पूछेगा तो किस प्रकार से ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि सिराको विंड्स निम्नलिखित में से कौन से कॉन्टिनेंट्स में नहीं बहती है, ठीक है, या कौन से कॉन्टिनेंट्स में चलती हैं। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि लाल रक्त वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। तीसरा पूछेगा कि इसी सिराको विंड्स को लीबिया में क्या कहते हैं, सिराको विंड्स को इजिप्ट में क्या कहते हैं, ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, और स्वाभाविक सी बात है स्पेन में क्या कहते हैं। अलग अलग नाम से भी पूछ सकता है। इसके साथ ही साथ जो है इसकी दिशा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिराको विंड्स की का जो डायरेक्शन क्या है। तो सिराको विंड्स भी किस प्रकार के विंड्स है, एक प्रकार की ये भी ट्रेड विंड है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 30 अंश अक्षांशीय रेखा की ओर चल रही है ये विंड्स। तो जो ट्रेड विंड का डायरेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वही डायरेक्शन जो है आपको सिराको विंड्स को भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर ये प्रश्न मेंस से पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा, देखिए मेंस से पूछेगा तो किस प्रकार से हमें लिखना है ये देख लेते हैं। ये हवाएं गर्म होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, ये हवाएं गर्म होती हैं, और गर्म होने के साथ ही साथ ये हवाएं शुष्क होती हैं, और साथ ही साथ रेत से भरी हुई होती हैं। मतलब जब हवाएं चलती हैं तो रेत को उड़ाते हुए चलती हैं। जो सहारा रेगिस्तान से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होते हुए इटली और स्पेन में प्रवेश करती हैं। मैंने पहले ही बताया कि कैसे इटली और स्पेन में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा दाईं ओर मुड़ते हुए ही ये हवाएं इटली और स्पेन में प्रवेश करती है, और इससे होने वाली बारिश को ही हम क्या कहते हैं, रक्त वर्षा कहते हैं। अगर प्रश्न 5 नंबर में पूछ लिया, जो कि अभी पूछा नहीं, अभी तक तो 3 नंबर में ही पूछा है, बट अब जो है वर्ड लिमिट कम हो चुका है, तो हो सकता है कि इस विंड्स को जो है 5 नंबर में भी पूछ ले। तो अगर 5 नंबर में पूछेगा तो सिराको विंड्स में हम स्वाभाविक सी बात है इसके प्रभाव के बारे में भी लिखेंगे कि इसका मुख्य प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर फसल नष्ट हो जाते हैं, उर्वर क्षमता समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, और इसके साथ ही साथ हम इसके नाम को भी लिखेंगे कि कौन कौन से नाम से ये विंड्स जानी जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये हवाएं जो हैं चलती हैं,
और किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई डाउट बनता है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए और डाउट पूछ सकते हैं। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको आने वाले समय में सारा का सारा पीपीटी मिलने वाला है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर जो है मीन्स के पर्पस पर, ठीक है, मीन्स के पर्पस पर जो आंसर राइटिंग होती है, ठीक है, आंसर राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग की भी क्लासेस मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे, अगर आप जो है आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास समय है, अगर आप आंसर लिख रहे हैं और अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो आप जो है इस लिंक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने आंसर को लेकर के। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं उस आंसर को चेक करके पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है फिर से मैं दे दूंगा और आपकी कमियां मैं बताता चलूँगा कि किस प्रकार से और अच्छे से लिखें जिससे आपका जो है नंबर अच्छे से मिल सके। तो चलिए आज का जो है चैप्टर, जो है आज का वीडियो यहीं तक देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य रूप से यूरोप और एशिया में कौन कौन सी लोकल विंड्स चलती हैं। तो गुड बाय, बहुत अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।